हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम इग्नू के 2019 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर योर अपकमिंग पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, इग्नू ने अपने पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए एडमिट कार्ड्स को रिलीज कर दिए हैं। ठीक है, आपके एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं। जैसे कि मैंने उस पर आपके साथ वीडियो भी अपलोड करा है, आपके साथ वीडियो भी शेयर कर रखा है। आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताया कि किस तरीके से आपको इन 5 डेज में रिवीजन करना है, किस तरीके से हमारे रिवीजन पैकेज के थ्रू आपको स्टडी करना है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको सुबह वाले वीडियो में बता चुकी हूँ। ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से उस वीडियो को देख लेना है और आपके एडमिट कार्ड पर जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको दिए होते हैं उस इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करना है। ठीक है, और आपके जो भी डाउट्स है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपके जो भी क्वेरीज है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और टेक्निकली अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है आपके एडमिट कार्ड में हर एक चीज़ से, स्पेलिंग वगैरह से लेकर, तो आप यूनिवर्सिटी के हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। तो जैसे कि आप सभी को पता है, इग्नू का पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही 10 to 15 क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं। डायरेक्टली वही क्वेश्चन पूछेंगे या फिर उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो हमारा, जैसे कि आप देख सकते हो, रिसर्च मेथोडोलॉजी पर आपको क्रैश कोर्स और रिविजन पैकेज प्रोवाइड कर रहे हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी पर, जिस पर हम आपको 100% पासिंग गारंटी देते हैं कि हमारे ही कंटेंट्स आपको एग्जामिनेशन में 50 में से 30 से 35, ठीक है, 35 to 40 क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो आपको 100% पासिंग गारंटी वाला कंटेंट रिवीजन पैकेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको जल्द से जल्द स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है, या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द टुडेज लेक्चर। कि मैंने आपके साथ शेयर करा रिसर्च मेथोडोलॉजी का हम आपको रिवीजन पैकेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम आपको 10 फुल सिलेबस रिवीजन मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो सके। आप रेगुलर इस मॉक टेस्ट को सॉल्व करिए, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से एमसीक्यूज आपको पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में। देन उसके बाद शॉर्ट नोट्स है जो कि आपके इंटरव्यू में भी काफी हेल्प करेंगे आपके लिए। और जो ये नोट्स है काफी सिंपलेस्ट लैंग्वेज में है, अगर आप उसे एक बारी भी रीड करते हो तो आपको कॉन्सेप्ट वहीं पर समझ में आ जाते हैं। देन उसके बाद 1500 प्लस एमसीक्यूज 1 डे रिवीजन पीडीएफ। आप इस एमसीक्यूज को सिर्फ एक ही दिन में आप रिवाइज कर सकते हो, एक ही दिन में आप इसको कंप्लीट, इस रिवीजन पीडीएफ से आप इसका फायदा उठा सकते हो, जिसमें आपके इग्नू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पीडीएफ होने वाली है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है हर साल आपको 10 to 15 जो क्वेश्चन है आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के, वो हर साल रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही। तो काफी हेल्प मिलेंगे आपको इस पीडीएफ से। तो ये जो हमारा कंटेंट है आपको बायलिंगुअल लैंग्वेज यानी हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हम प्रोवाइड करते हैं। सो काफी कम प्राइस में हम आपको एक कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको जल्द से जल्द हमें कांटेक्ट करना है, क्योंकि आप सभी को पता है बहुत कम डेज रिमेनिंग है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो हमको अच्छे तरीके से बहुत तगड़ी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो नंबर हमारा शो हो रहा है, आप व्हाट्सएप पर हमें कांटेक्ट कर सकते हो, या तो आप डायरेक्टली हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को परचेस कर सकते हो। रिवीजन पैकेज को आप रिसर्च मेथोडोलॉजी के परचेस कर सकते हैं। तो चलिए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट ऑफ द रिसोर्सेज व्हिच आर यूज्ड बाय द रिसर्चर ड्यूरिंग द रिसर्च वर्क। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसे हम लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज कहते हैं, जो रिसर्चर अपने रिसर्च वर्क के ड्यूरिंग यूज करते हैं। सो उसे हम कहते हैं बिब्लियोग्राफी। अब बिब्लियोग्राफी क्या होता है, जिसे हम लिस्ट ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। अब रेफरेंस क्या होता है, रिसर्चर अपने रिसर्च वर्क के ड्यूरिंग किसी और रिसर्चर की इंफॉर्मेशन और कंटेंट अगर यूज करते हैं, सो उनका नेम प्रॉपर, उस ऑथर का, उस रिसर्चर का नेम प्रॉपर मेंशन करते हैं, उसे हम कहते हैं रेफरेंस। सो बिब्लियोग्राफी क्या होता है, लिस्ट ऑफ रेफरेंस, एक से ज्यादा अगर रेफरेंस है उसे हम कहते हैं बिब्लियोग्राफी। सो लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज, जहां से रिसर्चर इंफॉर्मेशन और किसी और रिसर्चर की इंफॉर्मेशन कंटेंट यूज करते हैं, सो उनका नेम प्रॉपर मेंशन करते हैं। सो बिब्लियोग्राफी को लिस्ट ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। दैट्स व्हाई पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन ए अपेंडिक्स। अपेंडिक्स ये रिसर्चर के रिसर्च आर्टिकल में जो रिसर्चर लिखते हैं कंटेंट, उसका जो एक्स्ट्रा
चैप्टर्स होते हैं और सप्लीमेंट्री एलिमेंट्स होते हैं, उसमें अपेंडिक्स आता है और रेफरेंस आता है। सो अपेंडिक्स ये रिसर्च आर्टिकल के एक्स्ट्रा चैप्टर्स में आता है, दैट्स व्हाई पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। अपेंडिक्स में आप कोई रेफरेंस नहीं करते हो, किसी और रिसर्चर का नेम मेंशन नहीं करते हो जिसका आपने कंटेंट यूज करा है। देन ग्लॉसरी, ग्लॉसरी क्या होता है, जिसमें अल्फाबेटिकली वर्ड अरेंज किए जाते हैं और उसका प्रॉपर मीनिंग होता है। सो ग्लॉसरी में भी आप कोई रिसर्चर का नेम प्रॉपर साइट नहीं करते हो, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी इंडेक्स, इंडेक्स जैसे आपके बुक में भी इंडेक्स होता है, जैसे कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, वो टॉपिक कौन से पेज पर मेंशन किया जाता है वो इंडेक्स में आपको बताया जाता है। सो इंडेक्स में भी रिसर्चर किसी और रिसर्चर का नेम साइट नहीं करते जिनका उन्होंने कंटेंट और इंफॉर्मेशन यूज किया है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, बिब्लियोग्राफी। नेक्स्ट, when the entire population is divided into a number of homogeneous groups or classes, it is known as। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि अगर आप आपके इंटायर पॉपुलेशन को डिवाइड कर रहे हो होमोजेनियस ग्रुप्स में और क्लासेस में, देन आप उसको क्या कहोगे। सो रिमेंबर, अब आपकी जो इंटायर पॉपुलेशन है उसको आप होमोजेनियस ग्रुप में जनरली आप स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में डिवाइड करते हो। अब जैसा स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में आप क्या करते हो, आपकी जो पॉपुलेशन होती है वो हेट्रोजेनियस होती है। अब मान लो ये आपकी जो पॉपुलेशन है ये हेट्रोजेनियस पॉपुलेशन है, हेट्रोजेनियस पॉपुलेशन को आप होमोजेनियस ग्रुप्स में डिवाइड करते हो। आप आपकी जो पॉपुलेशन है वो हेट्रोजेनियस है, जिसमें मेल है, फीमेल है, चिल्ड्रन है, सारे एज ग्रुप के लोग हैं। तो आपने क्या करा, उनको होमोजेनियस ग्रुप में डिवाइड कर लिया, एक तरफ मेल हो गए, एक तरफ फीमेल हो गए, एक तरफ चिल्ड्रन हो गए। तो आपने यहाँ पर आपके जो हेट्रोजेनियस पॉपुलेशन है उसको होमोजेनियस ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया। अब ये जो एक एक ग्रुप है इनको हम कहते हैं स्ट्रेटा। अगर आप आपकी इंटायर पॉपुलेशन है उसको होमोजेनियस ग्रुप्स में डिवाइड कर ले रहे हो तो इस ग्रुप को और इस क्लास को आप कहते हो स्ट्रेटा, दैट्स व्हाई पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी क्या है, सैंपल। सैंपल क्या होगा, जिससे आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको आप सैंपल कहोगे। इंटायर पॉपुलेशन को अगर आप होमोजेनियस ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हो तो उसको सैंपल नहीं कहोगे, दैट्स व्हाई पर आपका ऑप्शन सी ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी यूनिवर्स, यूनिवर्स क्या होते हैं, आपकी पूरी इंटायर पॉपुलेशन को आप कहते हो यूनिवर्स, दैट्स व्हाई पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए स्ट्रेटा। अगर आपकी जो पूरी पॉपुलेशन है उसको आप होमोजेनियस ग्रुप्स में डिवाइड करते हो देन उस एक एक ग्रुप को आप कहते हो स्ट्रेटा। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, डैश इज अ मेजर दैट रेफर्स टू द एक्सटेंट ऑफ सिमेट्री और असिमेट्री इन अ डिस्ट्रीब्यूशन। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है ऐसा कौन सा टूल होता है जिसमें आप सिमेट्री और असिमेट्री डिस्ट्रीब्यूशन को मेजर करने के लिए आप यूज करते हो। सो वो टूल होता है आपका स्क्यूनेस टूल। अब स्क्यूनेस टूल क्या होता है, जिसमें आप आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें सिमेट्री और असिमेट्री को मेजर करते हो। जैसे आपको इस फिगर में देखना है, अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है, मतलब कुछ इस तरीके का आपका डायग्राम दिखेगा। सिमेट्रिक मतलब अगर आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपका, मान लो अपने कोई पॉपुलेशन पर आप स्टडी कर रहे हो और उस पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से स्प्रेडेड है, तो उससे आप कहोगे कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्री है। मतलब अगर आप इसको बीच से कट करते हो तो आपका जो लेफ्ट साइड में जितना आपको दिखता है इमेज और राइट साइड में दिखता है, ये दोनों आपकी मिरर इमेज होंगी, दोनों साइड भी आपको एक जैसे ही इमेज दिखेगी, उसे आप कहते हो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ये आप स्क्यूनेस से भी मेजर करते हो। और असिमेट्री, मान लो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है लेफ्ट साइड में अगर टिल्टेड है तो इसके लिए भी आप स्क्यूनेस का यूज करोगे, स्क्यूनेस टूल का यूज करोगे, जिसे आप कहते हो पॉजिटिव स्क्यू। अगर आपका जो ग्राफ है, आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये राइट साइड में टिल्टेड है, जिसे आप कहते हो नेगेटिव स्क्यू। सो इसको मेजर करने के लिए आप स्क्यूनेस का यूज करोगे, स्क्यूनेस टूल का यूज करोगे, और इससे आप क्या होते हो, ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है ये नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि राइट साइड पर टिल्टेड होता है। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी स्क्यूनेस। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है और असिमेट्रिक है तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन को मेजर करने के लिए आप स्क्यूनेस टूल का यूज करोगे। नेक्स्ट, एनालिसिस ऑफ जेंडर ऑफ रेस्पोंडेंट्स इज एन एग्जांपल ऑफ। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि आपके जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनकी अगर आप जेंडर को एनालाइज कर रहे हो तो ये कौन से एनालिसिस का एग्जांपल होगा। तो आप यहाँ पर क्या करो, आपका जो रिस्पोंडेंट्स है उनकी
जेंडर को एनालाइज कर रहे हो, सो यहाँ पर आप सिर्फ एक ही वेरिएबल को मेजर कर रहे हो जो कि है जेंडर, जेंडर को ही सिर्फ एनालाइज कर रहे हो। सो आपके पास एक वेरिएबल है, सो अगर आपके पास एक वेरिएबल है और एक वेरिएबल को अगर आप एनालाइज करते हो सो आपका आ जाएगा यूनिवेरिएट एनालिसिस में। यूनि का मतलब होता है एक, जैसे जेंडर है यहाँ पर, ओके, और ये सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तो ये आपका हो जाएगा यूनिवेरिएट एनालिसिस का एग्जाम्पल। अब बाइवेरिएट एनालिसिस क्या होता है, जिसमें दो वेरिएबल है। अब मान लो आप जेंडर के साथ साथ रिस्पोंडेंट्स की हाइट भी मेजर कर रहे हो, सो यहाँ पर दो वेरिएबल हो जाएंगे। सो इस केस में आप बाइवेरिएट एनालिसिस का यूज करोगे। अब मल्टीवेरिएट क्या होता है, जिसमें आप दो से ज्यादा वेरिएबल्स पर एनालाइज करते हो, तो आप मल्टीवेरिएट एनालिसिस का यूज करेंगे। अब जैसे मल्टीवेरिएट एनालिसिस में आपको एनालाइज करना है रिस्पोंडेंट का जेंडर, उनकी हाइट और उनका वेट। तो इस केस में आपके पास तीन वेरिएबल है। तो अगर दो से ज्यादा वेरिएबल्स होंगे तो आप मल्टीवेरिएट एनालिसिस का यूज करोगे। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में आपके पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है जो कि है जेंडर, तो जेंडर इस वेरिएबल को एनालाइज करने के लिए आप यूनिवेरिएट एनालिसिस का यूज करोगे। दैट्स व्हाई पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यूनिवेरिएट एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, The sampling interval k is determined by the equation. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है सैम्पलिंग इंटरवल, जिसको आप k से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आप किस इक्वेशन से डिटरमाइन करोगे। अब सैम्पलिंग इंटरवल होता क्या है आपको पहले ये पता होना चाहिए। सैम्पलिंग इंटरवल्स मतलब आप सैंपल्स को कितने इंटरवल्स पर कलेक्ट कर रहे हो। तो सैम्पलिंग इंटरवल्स आप जनरली सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में यूज करते हो। अब सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में आप किस तरीके से सैम्पलिंग इंटरवल करते हो। अब मान लो जैसे आपकी जो पॉपुलेशन है वो 100 है। अब आपकी जो पॉपुलेशन है पूरी 100 पॉपुलेशन है, तो आप 100 के 100 पॉपुलेशन पर रिसर्च परफॉर्म नहीं कर सकते, बिकॉज ये बहुत टाइम टेकन प्रोसेस हो जाएगा। तो 100 पॉपुलेशन है और आपको चाहिए जो मेरा सैंपल होगा वो सैंपल में सिर्फ 10 लोगों पर रिसर्च परफॉर्म करूंगा। तो आप क्या करोगे इस केस में, आप कुछ इंटरवल्स पर, आपके पास पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन में से आप कुछ इंटरवल्स पर सैंपल सेलेक्ट करोगे। तो इस केस में आपका जो सैम्पलिंग इंटरवल है जिसको आप के से रिप्रेजेंट करते हो, तो ये आपका हो जाएगा कैपिटल एन डिवाइडेड बाय एन। कैपिटल एन जिसको आप पॉपुलेशन कहते हो, आपकी पॉपुलेशन मान लो इस केस में 100 है और सैंपल आपको 10 चाहिए, तो यहाँ पर आपकी जो के की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी के, सैम्पलिंग इंटरवल हो जाएगा आपका के। सो के की वैल्यू 10 आ रही है, मतलब अगर आपकी जो पॉपुलेशन है वो टोटल 100 है, तो अगर आप पॉपुलेशन में से पहले पर्सन को सिलेक्ट करते हो तो आप 10 के गैप पर, आप 10 के गैप पर आप क्या करोगे, 10 का गैप लोगे और देन 11th वाले पर्सन को सिलेक्ट कर लोगे। देन 11 वाले पर्सन को सिलेक्ट करने के बाद अगेन आप 10 का गैप लेकर 21st नंबर वाले पर्सन को सिलेक्ट कर लोगे। ऐसे ही आप 10 का गैप लेकर 31st वाले पर्सन को सिलेक्ट कर लोगे। सो के जिसको आप सैम्पलिंग इंटरवल कहते हो उसको उस फॉर्मूले को डिटरमाइन करने के लिए आपको इस इक्वेशन का यूज करना होता है, कैपिटल एन डिवाइडेड बाय स्मॉल एन। कैपिटल एन आपके पॉपुलेशन होंगी, कितनी टोटल इंटायर पॉपुलेशन है, डिवाइडेड बाय एन कि आपको पॉपुलेशन में से कितना सैंपल चाहिए, तो वो आपको इस फॉर्मूले में पुट करना है। देन सैम्पलिंग इंटरवल की जो वैल्यू आएगी आपको उस इंटरवल से पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सेलेक्ट करना होता है। सो यहाँ पर सैम्पलिंग इंटरवल को डिटरमाइन करने के लिए आपको इस इक्वेशन का यूज करना है, k इज इक्वल्स टू कैपिटल एन डिवाइडेड बाय स्मॉल एन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, which component of attitude represent an individual's information and knowledge about an object? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा एटीट्यूड ऑफ कंपोनेंट होता है जिसमें किसी पर्सन के बारे में बिलीव्स या फिर नॉलेज होती है अबाउट एन एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। सो रिमेंबर एटीट्यूड ऑफ कंपोनेंट के 3 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट इफेक्टिव, अफेक्टिव, देन बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव। अब इस क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है ऐसा कौन सा एटीट्यूड ऑफ कंपोनेंट होता है जिसमें आपको किसी इंडिविजुअल्स और किसी पर्सन के बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन, नॉलेज और बिलीव्स होती है, उसके बारे में आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन पता होती है कि आप, हम जैसे कहते हैं वो पर्सन बहुत ऑनेस्ट है, वो पर्सन बहुत पोलाइट है, वो पर्सन बहुत काइंड है, वो पर्सन बहुत डेंजरस है, आप कहते हो कि वो पर्सन बहुत क्रिएटिव है। तो इसमें आपको किसी पर्सन के बारे में आपकी बिलीव्स है, आपको उस पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन है, आपको नॉलेज है, सो वो कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड होता है आपका
कॉग्निटिव, दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी कॉग्निटिव। अब बिहेवियरल, अफेक्टिव एंड कॉग्निटिव, ये तीनों भी एटीट्यूड ऑफ कंपोनेंट क्या होते हैं मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। सो स्ट्रक्चर ऑफ एटीट्यूड, सो स्ट्रक्चर्स ऑफ एटीट्यूड्स के तीन कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है अफेक्टिव कंपोनेंट, देन सेकेंड बिहेवियरल कंपोनेंट जिसको आप कॉग्निटिव भी कहते हो, एंड थर्ड इज कॉग्निटिव कंपोनेंट। सो स्ट्रक्चर ऑफ एटीट्यूड को हम एबीसी मॉडल ऑफ एटीट्यूड्स भी कहते हैं। सो आपको याद रखना है स्ट्रक्चर ऑफ एटीट्यूड्स को एबीसी मॉडल ऑफ एटीट्यूड्स भी कहते हैं। ऐसा भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अब वन बाय वन हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटीट्यूड्स के जो तीन कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। सो अफेक्टिव कंपोनेंट क्या होता है, जिसमें आपको किसी पर्सन के फीलिंग्स और या फिर उनके इमोशन के बारे में इन्वॉल्व होता है अफेक्टिव कंपोनेंट्स। जैसे कोई पर्सन है उसको स्पाइडर से डर लगता है, जैसे आपको इस एग्जांपल में गिवन है आई एम स्केर्ड ऑफ स्पाइडर्स। तो अफेक्टिव कंपोनेंट्स क्या होता है, जो किसी पर्सन के फीलिंग्स या फिर इमोशंस को बताता है। देन बिहेवियरल कंपोनेंट, सेकेंड बिहेवियरल कंपोनेंट क्या होता है, जिसमें आप किसी चीज को, किसी फेनोमेना को देख के कैसे एक्ट और बिहेव करते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको एग्जाम्पल गिवन है कि आई विल अवॉइड स्पाइडर्स एंड स्क्रीम इफ आई सी वन, कि अगर मैं स्पाइडर्स को देखूंगी तो मैं उनको अवॉइड करूंगी पहले तो, और अगर मैं उनको देखती हूँ तो मैं चिल्लाना शुरू कर दूंगी और मैं डर जाऊंगी, मैं उनको अवॉइड कर दूंगी, मुझे उनको देखना पसंद नहीं है। सो मेरा ये किसी चीज को देखकर मैं ऐसे एक्ट कर रही हूँ, मैं ऐसे बिहेव कर रही हूँ, तो ये बिहेवियरल कंपोनेंट में आ जाएगा। देन थर्ड कंपोनेंट क्या है, कॉग्निटिव कंपोनेंट। कॉग्निटिव कंपोनेंट क्या होता है, जिसमें आपको किसी पर्सन के बिलीव्स या फिर उनके उस पर्सन के बारे में आपको कुछ ना कुछ नॉलेज होती है, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल आपको गिवन है कि आई बिलीव स्पाइडर्स आर डेंजरस। एक बिलीव है मेरी कि स्पाइडर्स जो होते हैं वो डेंजरस होते हैं। जैसे कोई पर्सन है, वो पर्सन क्या है, बहुत ऑनेस्ट है, ये मेरी बिलीव है, मुझे उस पर्सन के बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज है, तो उसे हम कहते हैं कॉग्निटिव कंपोनेंट। और आपको क्वेश्चन में भी यही पूछा गया था कि कॉग्निटिव कंपोनेंट क्या होता है, जिसमें आपको किसी पर्सन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन, नॉलेज और उस पर्सन के बारे में आपको बिलीव होते हैं कि वो पर्सन ऐसा ही होता है, तो उसे हम कहते हैं कॉग्निटिव कंपोनेंट। और आपको ये भी याद रखना है स्ट्रक्चर्स ऑफ एटीट्यूड्स को एबीसी मॉडल ऑफ एटीट्यूड्स भी कहते हैं। सो ये रहे आपके तीन कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ एटीट्यूड्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Those entities on which treatments are applied in research are termed as, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा एंटिटी होता है इन सारे ऑप्शंस में से जिस पर आप रिसर्च में ट्रीटमेंट अप्लाई करते हो। तो वो एंटिटी होता है आपका टेस्ट यूनिट्स। अब टेस्ट यूनिट्स क्या होता है, रिमेंबर टेस्ट यूनिट्स आपके दो ग्रुप्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, फर्स्ट होता है आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड सेकेंड होता है आपका कंट्रोल ग्रुप। अब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप क्या होता है, ये हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब मान लो कोई डिसीज है, उस डिसीज के अगेंस्ट मुझे ड्रग डेवलप करना है, तो मैं यहाँ पर टेस्ट परफॉर्म करूंगी, टेस्ट परफॉर्म कर देखूंगी कि वो डिसीज के उस वो ड्रग के उस डिसीज को क्योर कर रही है या फिर नहीं कर रही है। सो मैं टेस्ट यूनिट्स के थ्रू अपने जो सैंपल्स है उनको पहले दो ग्रुप्स में डिवाइड कर लूंगी। एक होगा मेरा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, जिसमें मैं अपने जो सैंपल्स है उनमें जितने भी मेंबर्स है उनको मैं एक्चुअल जो ड्रग होंगी वो प्रोवाइड करूंगी। और कंट्रोल ग्रुप, जिसमें मैं जो एक्चुअल ड्रग होंगी वो प्रोवाइड नहीं करूंगी सैंपल्स को, बल्कि मैं कोई प्लेसिबो दूंगी या फिर कोई यू कैन से कोई हम जेम्स की गोली देंगे, एक्चुअल ड्रग नहीं देंगे। सो वो होता है आपका कंट्रोल ग्रुप। सो इस टेस्ट यूनिट्स के थ्रू हम किसी भी डिसीज के अगेंस्ट अगर जब हम ड्रग डेवलप करते हैं, तो टेस्ट यूनिट्स के थ्रू हम दो ग्रुप्स में अपने मेंबर्स, जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में से हमने जिस पर सैंपल्स लिया है, जिस पर हम स्टडी परफॉर्म करते हैं, उनको दो ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, जिसको हम एक्चुअल ड्रग प्रोवाइड करते हैं और उसका इफेक्ट देखते हैं क्या हो रहा है पर्सन्स पर, एंड कंट्रोल ग्रुप जिसको आप एक्चुअल ड्रग नहीं दोगे, प्लेसिबो देकर देखोगे कि उन पर क्या इफेक्ट हो रहा है, प्लेसिबो देखेंगे जिसको आप कंट्रोल कर रहे हो, उनका कुछ इफेक्ट नहीं होगा, उसको आप उसको ऑब्जर्व नहीं करोगे, आप बस एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को ऑब्जर्व करेंगे जिसको आपने एक्चुअल ड्रग दिया है। तो इस तरीके से आपकी जो एंटिटी होती है जिसको आप टेस्ट यूनिट्स कहते हो, इसको आप रिसर्च में उस पर ट्रीटमेंट्स अप्लाई करते हो। अब वेरिएबल्स पर आप कोई ट्रीटमेंट्स अप्लाई नहीं करते, जिसके वेरिएबल्स जो होते हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। सो इन दोनों का आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या इफेक्ट हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर, ये देखते हो। दैट्स व्हाई पर आपको ऑप्शन बी
सॉरी ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स पर आप कोई ट्रीटमेंट कैसे परफॉर्म करेंगे, कोई मशीन है उस पर आप कोई ट्रीटमेंट्स परफॉर्म नहीं कर सकते, सो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी सिंबल्स, सिंबल्स डेफिनेटली यहाँ पर सिंबल्स का कोई रोल ही नहीं होगा, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। बस आपको कंफ्यूज करने के लिए सारे ऑप्शंस गिवन है, सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टेस्ट यूनिट्स। ऐसी एंटिटी जिस पर आप रिसर्च में ट्रीटमेंट्स अप्लाई करते हो उसका आप कहते हो टेस्ट यूनिट्स, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा टेस्ट यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, The changes in a test units occurring with the passage of time is known as। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा कौन सा टेस्ट यूनिट है जो टाइम के साथ चेंज होते रहता है। सो वो होगा आपका मैचुरेशन। मैचुरेशन और हिस्ट्री, इंस्ट्रूमेंट, टेस्टिंग, ये सारे जो ऑप्शंस आपको गिवन है ये आपके थ्रेड्स ऑफ इंटरनल वैलिडिटी है, मतलब इंटरनल वैलिडिटी को जो अफेक्ट्स करते हैं, जो आपके जो रिजल्ट आ रहे हैं, जो आपको रिजल्ट है वो आपके वैलिड नहीं होंगे। ये सारे जो ऑप्शंस है ये इंटरनल वैलिडिटी को थ्रेट्स करते हैं या फिर अफेक्ट करते हैं। अब इंटरनल वैलिडिटी क्या होती है, जैसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल का अफेक्ट देखते हो डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या हो रहा है। तो आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में सिर्फ और सिर्फ आप ये देखोगे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या इफेक्ट हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पर आप कोई एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स का इफेक्ट नहीं देखोगे, सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो इफेक्ट हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर आप सिर्फ यही देखोगे, तो उसे हम कहते हैं इंटरनल वैलिडिटी। अब इंटरनल वैलिडिटी को ये सारे ऑप्शंस जो है अफेक्ट करते हैं। अब हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या हो सकता है, हिस्ट्री ऐसा इवेंट्स अगर हो जाएगा जो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट कर गया, ऐसा कोई भी इफेक्ट, ऐसा कोई भी फेनोमेना अगर हो जाएगा जो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट कर गया। सो ये भी आपके क्या हो जाएगा, थ्रेड्स टू इंटरनल वैलिडिटी। तो हिस्ट्री आपके थ्रेड्स जो आपके इंटरनल वैलिडिटी को अफेक्ट करता है वो हिस्ट्री हो सकता है। मैच्योरेशन अब क्या होता है, मैच्योरेशन एक ऐसा टेस्ट यूनिट होता है, जैसे आप मान लो आपने किसी चिल्ड्रंस पर आपने रिसर्च परफॉर्म किया एंड देन आपकी जो रिसर्च है वो 3 to 4 इयर्स आपकी रिसर्च चले गई, यहाँ पर आपको बहुत टाइम लग गया जिसकी वजह से आपके जो चिल्ड्रंस है वो मैच्योर हो गए, तो ये भी आपकी इंटरनल वैलिडिटी को अफेक्ट करता है। देन इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, जैसे आपने कोई चीज आप मेजर कर रहे हो आपके रिसर्च में और वो इंस्ट्रूमेंट्स, अगर इंस्ट्रूमेंट जो आपका आप जो यूज कर रहे हो आपको उसने सही रीडिंग नहीं दिया, सही मेजरमेंट नहीं दिया, तो वो भी आपके इंटरनल वैलिडिटी को अफेक्ट करेगा। सो इंस्ट्रूमेंट भी आपके थ्रेड्स टू इंटरनल वैलिडिटी में आता है। देन टेस्टिंग, अगर आप कोई टेस्ट कर रहे हो और टेस्टिंग में कुछ एरर्स आ जाते हैं समटाइम्स, तो ये भी आपके इंटरनल वैलिडिटी को अफेक्ट करता है। सो ऐसा टेस्ट यूनिट जो टाइम के साथ चेंज होता रहता है उसे हम कहते हैं मैचुरेशन। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी मैचुरेशन। नेक्स्ट, एन एग्जाम्पल ऑफ आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल इज। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल का एग्जाम्पल हमें किस ऑप्शन में गिवन है। अब आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल क्या होता है, अब मान लो किसी वेबसाइट से आपने कोई प्रोडक्ट परचेस किया है, कोई आइटम परचेस किया है, सो आप उस प्रोडक्ट को कैसी रेटिंग दोगे, किस स्केल्स के थ्रू आप उसको रेटिंग दोगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। सो रिमेंबर आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल का एग्जाम्पल हमें ऑप्शन ए, बी और सी तीनों में गिवन है। सो आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल का एग्जांपल होता है लाइकट स्केल, सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल एंड स्टेपल स्केल। सो ये तीनों भी आपके आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल के एग्जांपल हो जाएंगे। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अब ये तीनों भी स्केल क्या होते हैं, लाइकट, सिमेंटिक डिफरेंशियल एंड स्टेपल स्केल, हम ये नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। तो आपके आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल के एग्जांपल होता है लाइकट स्केल, सिमेंटिक स्केल एंड थर्ड इज स्टेपल स्केल। अब वन बाय वन हम देखते हैं ये स्केल्स होते क्या है। सो लाइकट स्केल, लाइकट स्केल ये स्केल आपकी 5 पॉइंट रेटिंग स्केल होती है कि आपको 5 पॉइंट गिवन रहते हैं और उसमें आपको उस प्रोडक्ट को रेट करना होता है। जैसे मैंने कोई प्रोडक्ट परचेस किया है, अब मुझे देखना है कि मैंने जो प्रोडक्ट परचेस किया है उससे मैं क्या हूँ, कि मैं न्यूट्रल हूँ, मैं सेटिस्फाई हूँ, क्या मैं वेरी सेटिस्फाई हूँ। तो मैं वेरी सेटिस्फाई हूँ तो मैं यहाँ पर टिक कर दूंगी। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो मुझे 5 ऑप्शंस गिवन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इसलिए लाइकट स्केल को बोलते हैं 5 पॉइंट स्केल। देन मैं देखूंगी उसकी सर्विस कैसी थी, उस कंपनी की सर्विस कैसी थी, तो मैं सेटिस्फाइड थी, बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं थी, मैं बस सेटिस्फाइड थी। देन ओवरऑल कंपनी, मुझे वो ओवरऑल कंपनी कैसी लगी, सो कंपनी ओवरऑल तो बहुत अच्छी थी इसलिए मैंने उसको वेरी सेटिस्फाइड इस पर टिक कर दिया। सो लाइकट स्केल क्या होती है, आपने मान लो किसी
वेबसाइट से आपने कोई प्रोडक्ट परचेस किया है, तो आपको उस प्रोडक्ट पर आपको रेट करना होता है और आपको 5 पॉइंट्स गिवन होते हैं, इसलिए लाइकर्ट स्केल को हम कहते हैं 5 पॉइंट रेटिंग स्केल। देन सेकंड होता है आपका सिमेंटिक स्केल। तो सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल क्या होती है आपकी, जिसमें आप 1 to 7 पॉइंट्स के बीच में आप रेट करते हो उस प्रोडक्ट को और किसी भी चीज को आप रेट करोगे। जैसे सिमेंटिक स्केल में आप बताओगे कि वो आपने जिस कंपनी से प्रोडक्ट लिया वो लोग कैसे थे, रूड थे बहुत ज्यादा, सो मैं यहाँ पर अगर बहुत ज्यादा रूड थे तो मैं उसको 1 पॉइंट दूंगी, और अगर वो बहुत अच्छा था उनका बिहेवियर तो मैं इनको 7 पॉइंट दूंगी। वो केयरिंग थे, कोई पर्सन अगर केयरिंग है तो मैं उसको 4 पॉइंट दूंगी, नहीं तो मैं उसको 7 पॉइंट दूंगी। तो आपको याद रखना है सिमेट्रिक डिफरेंशियल स्केल जो आपकी होती है, इसमें आपके जो पॉइंट ऑफ स्केल होते हैं ये 7 पॉइंट ऑफ स्केल होती है। ये हो गया आपका सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। देन थर्ड होता है आपका स्टेपल स्केल। स्टेपल स्केल क्या होता है, जिसमें आप जो रेटिंग देते हैं आपके 10 पॉइंट ऑफ रेटिंग स्केल होती है, ओके, जिसमें आप ये बताते हो कि -5 से +5 के बीच में आपकी जो रेटिंग स्केल होती है उसे हम कहते हैं स्टेपल स्केल। अब कोई प्रोडक्ट कितना चीप है, अगर बहुत ज्यादा चीप है तो मैं इसको -5 पॉइंट दूंगी, नहीं तो मैं इसको +5। अगर कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, अगर बहुत अच्छी क्वालिटी है, मैं बहुत ज्यादा एग्री कर रही हूँ, मैं +5 उसको पॉइंट दूंगी, अगर नहीं तो मैं उसको -5 पॉइंट दूंगी। तो ये होता है आपका स्टेपल स्केल। बस आपको इन स्केल में याद रखना है कि वो कितने पॉइंट्स होते हैं उसमें। लाइकर्ट स्केल आपकी 5 पॉइंट ऑफ स्केल होती है, सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल आपकी 7 पॉइंट होती है, 7 पॉइंट स्केल होती है। स्टेपल स्केल जो होती है आपकी वो 10 पॉइंट रेटिंग स्केल होती है। सो ये तीनों भी होते हैं आपके एग्जांपल्स ऑफ आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल। नेक्स्ट, पॉपुलेशन वेरिएबल इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि पॉपुलेशन के जो वेरिएबल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं। अब पॉपुलेशन के वेरिएबल क्या हो सकते हैं, जैसे मान लो आप किसी पॉपुलेशन पर स्टडी कर रहे हो और उनके वेरिएबल्स पर स्टडी कर रहे हो, किसी पॉपुलेशन के वेरिएबल्स पर। वेरिएबल्स मीन्स जो हर बार वेरी होते रहते हैं, जो हर टाइम चेंज होते रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं वेरिएबल। अब मान लो आप किसी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन की आप एज मेजर कर रहे हो, उनकी हाइट मेजर कर रहे हो, उनका वेट मेजर कर रहे हो। सो हाइट, एज, वेज ये हर टाइम वेरी करने वाली चीज है, जो हर बार चेंज होते रहते हैं। जैसे एज आपकी हर बार चेंज होती रहती है। अगर आपकी एज 18 है, 19 हो जाएगी, 20 हो जाएगी, तो हर बार आपकी एज क्या हो जाएगी, चेंज होते रहेंगे, आपकी एज एक ही नहीं होंगी। देन उसी तरीके से हाइट भी आप जैसे बड़े होते रहते हो आपकी हाइट बढ़ती है, उसी तरीके से वेट भी। सो पॉपुलेशन के जो वेरिएबल्स होते हैं उसे हम कहते हैं पैरामीटर्स। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन ए क्या है, हमें गिवन है स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक हमें सैंपल से जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है हम उसे कहते हैं सैंपल स्टैटिस्टिक। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी वेरिएबल्स एंड ऑप्शन डी इज कांस्टेंट। वेरिएबल जो हर बार चेंज होते रहते हैं और कांस्टेंट ऐसी चीज जो हमेशा कांस्टेंट है, जो हमेशा सेम रहने वाली है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नहीं होगा। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन सी और डी दोनों भी इनकरेक्ट हो जाएंगे। सो जो पॉपुलेशन के वेरिएबल्स होते हैं उसे हम कहते हैं पैरामीटर्स। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड लक विथ योर प्रिपरेशंस।